हेलो दोस्तों। आई होप आप आज का पेपर आपने रॉक किया होगा। अकाउंट्स का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर जिनका अच्छा नहीं भी हुआ हो वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे के अभी 3 पेपर और है तो आप उसको कवर कर सकते हो। और अब घर पे आ गए हो, अब लॉ के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो बीच में आप अकाउंट्स का पेपर लेने मत बैठ जाना। मार्क्स एनालाइज मत करना, ये सब सीए फाउंडेशन एग्जाम खत्म होने के बाद में देखना, क्योंकि अगर आप वापस अभी अकाउंट्स का पेपर लेकर बैठ जाओगे तब आगे की एग्जाम्स की पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो अकाउंट्स पेपर को आप कहीं और रख दो, अब लॉ के पेपर की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब मैं बात करता हूँ लास्ट मिनट प्रो टिप्स फॉर सीए फाउंडेशन लॉ एग्जाम। तो सबसे पहला प्रो टिप ये है मेरा कि आपको पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट करना है लॉ के अंदर, क्योंकि थ्योरी बेस्ड पेपर है। आपको अगर हो सके, आपने एग्जाम से पहले आई होप कि आपने एमटीपी आरटीपी के ऐसे क्वेश्चंस देख लिए होंगे या फिर दूसरे क्वेश्चंस भी देख लिए होंगे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसके आंसर्स कैसे करने पड़ते हैं, क्योंकि लॉ का पेपर है। आपको इसके अंदर लॉ की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। अगर आपको अभी भी टाइम मिले तो आरटीपी एमटी के एक बार क्वेश्चंस देख लेना कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसके आंसर्स कैसे देना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड प्रो टिप की। सेकंड प्रो टिप ये बोलता हूँ मैं कि आपको अगर खुद से टाइम लग रहा है रिवाइज करने के लिए, जैसे कि कंपनीज एक्ट है उसके अंदर आप खुद से रिवाइज कर सकते हो, वो इजी भी है। तो अब जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो इतना बड़ा चैप्टर है, जैसे कि सोगा हो गया वो भी बड़ा चैप्टर है। अगर आपको खुद से रिवाइज करने में टाइम लगता है तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा कि आपने जिनके लेक्चर्स देखे हैं यूट्यूब पे, आप उनके रिवाइज लेक्चर्स देख लें, क्योंकि आप उनके लेक्चर्स देखेंगे तो आपको जल्दी से रिवाइज हो सकता है। फिर आप अपने क्वेश्चंस भी एक बार देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं प्रो टिप नंबर थर्ड की। थर्ड प्रो टिप मेरा ये है कि अगर आपको लगता है कि सेक्शंस आपसे याद हो जाएंगे, आपको अभी तक याद नहीं है, याद हो जाएंगे तो याद जरूर करना, गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप सेक्शंस क्वेश्चंस के अंदर नहीं लिखोगे तो इसका बैड इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर्स के अंदर, क्योंकि आपको इसके अंदर नंबर कम भी मिल सकते हैं। अगर आपने सेक्शंस लिखे अच्छे से तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिल सकते हैं, जैसे कि 1-2 नंबर हर क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा मिल सकता है अगर आपने सेक्शंस लिखे हैं तो सेक्शंस जरूर याद करना अगर हो सके तो। नहीं भी करना होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप बिना सेक्शंस थोड़ा ना ऐसे पास नहीं हो सकते, पास हो जाओगे। अब बात करते हैं प्रोटिप नंबर 4 की। प्रोटिप नंबर 4 मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि केस स्टडीज क्वेश्चन हो गए तो उसके अंदर आपको प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर आंसर लिखना पड़ता है ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा रहे एग्जामिनर्स पे। तो प्रॉपर इंप्रेशन, प्रॉपर फॉर्मेट मतलब सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कि फैक्ट्स ऑफ द केस, जो कि क्वेश्चन है उसकी समरी लिखनी पड़ती है। अब सेकंड आपको पॉइंट लिखना पड़ता है प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डैश डैश डैश, वो कि उनके रिलेवेंट प्रोविजन लिख देना। आपको ये मार्क्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब बात करता हूँ उसका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको रिलेवेंट केस लॉ लिखना पड़ता है। अगर कोई भी आपको पता है कि रिलेवेंट केस लॉ है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं पता तो मत लिखना। अब फोर्थ फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है, जैसे कि इज दिस वैलिड और नॉट, लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है। तो अब आपको ये लिखना है कि यस इज दिस वैलिड और नो इट इज़ नॉट वैलिड फॉर डैश। तो आपको ये कंक्लूजन लिखना पड़ता है। ये है एक प्रॉपर तरीका केस स्टडी सॉल्व करने का, उसका आंसर्स देने का। अब बात करते हैं प्रोटिप नंबर 5 की। तो प्रोटिप नंबर 5 ये है कि आपको बीसीआर अच्छे से कर लेना, क्योंकि बीसीआर इजी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 40 नंबर का पेपर है, आई होप उसको आपको करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। एंड 40 में से 20 तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके आ ही जाएंगे। अब बच्चा 20 नंबर पास होने के लिए वो आप लॉ के अंदर ले ही आओगे, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो। अब बात करते हैं प्रोटिप नंबर 6 की। आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, हर क्वेश्चन का आंसर देना, चाहे आपको आए या ना आए, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक मार्क्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट फॉर अ लॉ पेपर।